प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीआरएम अमित अग्रवाल ने बालाघाट समनापुर स्टेशन का किया निरीक्षण, निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा। समनापुर तक ट्रेन चलाए जाने को लेकर रेलवे कर रहा मंत्रालय के आदेश का इंतजार। सहकारी कर्मचारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की दी चेतावनी। असंगठित श्रमिकों के सम्मेलन में शामिल होने 3000 से अधिक श्रमिक जबलपुर रवाना, शनिवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन में होंगे शामिल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 5वें दिन भी जारी रही हड़ताल, मांग पूरी न होने पर दी सामूहिक त्यागपत्र की चेतावनी। रजक समाज ने समारोह पूर्वक मनाई गाड़गे महाराज की जयंती, सांसद के हस्ते हुआ समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में स्नेह सम्मेलन का समापन और बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्रियों के वितरण का कार्य पूरा। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट से समनापुर ट्रेन चलाए जाने को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। रेलवे विभाग द्वारा मंत्रालय में ओके रिपोर्ट भी पहुंचा दी गई है, लेकिन इस रूट पर ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे मंडल को अभी तक मंत्रालय से अनुमति प्रदान नहीं हो सकी है। बालाघाट से समनापुर ट्रेन चलाए जाने एवं यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लेकर मंडल रेल प्रबंधक अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बालाघाट और समनापुर स्टेशन का निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण में उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय, पानी की सुविधा, शौचालय, साफ सफाई, रेलवे कॉलोनी, पानी निकासी की व्यवस्थाएं सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गति लाने, मापदंडों के तहत कार्य करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बी के हिसाब से 2 पर प्लेटफॉर्म 4 होना है, 2 पर प्लेटफॉर्म होना चाहिए ट्रेन शुरू किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान डीआरएम अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि बालाघाट से समनापुर के बीच ट्रेन मंत्रालय के आदेश मिलने के बाद शुरू कर दी जाएगी। देखिए, ये मंत्रालय बताएगा कि कब ट्रेन चलनी है। ट्रेन चलने के लिए हमारे यहाँ के अनुमोदन मंत्रालय देता है, वही रेक अलॉटमेंट वगैरह भी करता है। अभी हमारा मंत्रालय की तरफ से जब आदेश मिलेगा तब ट्रेन चला जाए। फिर भी क्या स्थिति है, ट्रेन चलाने लायक स्थिति है कि नहीं? अभी जैसे आपने निरीक्षण किया, क्या पाया इसमें सर, क्या क्या देखा इसमें? नहीं, अभी तो हम और डिटेलिंग कर रहे हैं कि जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं। बाकी बड़ी चीज़ें तो बन गई हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं पे पानी लीक कर रहा है या कहीं पे पानी की समस्या है या कहीं पे बिजली की समस्या है, कहीं पे एग्जॉस्ट, उस तरह की चीज़ों का अध्ययन करके उस बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं जो फाइनल होता है। जी, ट्रैक तैयार है, अपन ने ओके रिपोर्ट मंत्रालय तक भिजवा दी है। जी है ना, तो मतलब वो मंत्रालय डिसीजन लेगा कब तक है। हाँ। दूसरी एक चीज़, समनापुर से नैनपुर को लेकर बड़ी जिज्ञासा है, लोगों का कहना है कि काम बंद हो गया टोटल तरीके से। पेपर समनापुर से नैनपुर का दिसंबर 18 का टारगेट है। जी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, 6 मंथ पड़े थे दिसंबर। नहीं, काम तो चल रहा है, काम चल रहा है। वो अंदर जंगल है वहाँ, इसलिए काम चल रहा है वहाँ, तो वो नज़र नहीं आता है पर काम चल रहा है। नहीं, क्या वन विभाग की कोई दिक्कत है? नहीं, वन विभाग की पहले दिक्कत थी, तो वन विभाग को पेड़ वेड़ काटने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आजकल काम चल रहा है। बजट आवंटन को लेकर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, रेलवे ने अपना पैसा इस बाईपास को बनाने के लिए सरकार को दे दिया है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर 21 फरवरी से जारी मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। कालीपुतली चौक स्थित उद्यान में जारी सहकारी कर्मचारियों की इस हड़ताल में महासंघ द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया।
जिसमें महासंघ के सभी पदाधिकारी व कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। महासंघ द्वारा किए जा रहे इस अर्धनग्न प्रदर्शन के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही। यहाँ पर आप जितने बैठे हैं संख्या में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग घर में भी होंगे। आप तो एक प्रण कर लो और मुख्यमंत्री को चेतावनी दे दो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेतावनी दे दो। ये 18 में चाहे हम रहेंगे या आप रहेंगे या तो सरकार रहेगी या हम रहेंगे, क्योंकि आपका नाता किसानों का है, मजदूरों का नाता है। और मैं कहता हूँ कि मंजिलें उसको वहीं विभिन्न मांगों का समर्थन करने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। और आपके जो 3 सूत्री मांगे हैं उन मांगों से के बारे में 3 बार आप लोगों ने आंदोलन किया और हर बार आपको झुंझुना थमाकर आश्वासन देकर आपके हड़ताल को समाप्त किया गया, लेकिन वो घोषणा आज तक पूरी नहीं और इसलिए आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरह से आपने कपड़े उतार कर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये इससे इस आंदोलन की गंभीरता समझ में आती है कि हमारे आंदोलन के कितने जो आपकी जो मांगे हैं वो कितनी गंभीर है और उस आंदोलन को पूरा नहीं करने के कारण सरकार के खिलाफ जो जवाबदार नेता के खिलाफ आपके जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। साथियों, आज हम सोसाइटी की बात करें, सहकारिता की बात करें तो सबसे छोटी इकाई के रूप में आप लोग काम करते हैं और सेवा के क्षेत्र में भी जो किसान होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, आज ग्रामीण क्षेत्र किसानों के माध्यम से सरकार का बजट बनता है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जो उत्पादन होता है उसके आधार पर बजट बनता है और उस बजट से फिर सबको चलाया जाता है, सबका वेतन फिक्स किया जाता है, सब अधिकारी कर्मचारियों का वेतन से जाता है और उसमें जो मूलभूत काम है, मूलभूत जो आवश्यकता है किसानों की ग्रामीण क्षेत्र की, वो सारे कार्यों को आपके द्वारा, आप सबके द्वारा संपादित किया जाता है। आंदोलन की आगामी रूपरेखा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने मांग पूरी न होने पर शनिवार को भीख मांगो आंदोलन करने व मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही। शासन इस प्रकार से अगर वो जिस हिसाब से क्या है अल्टीमेटम में बनते रहता है, अल्टीमेटम जो हमने दिया है और सरकार आज 3रा दिन है, 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे 51 जिले में पूरे प्रदेश भर हैं कि अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए कर्मचारी विरोध प्रदर्शन सरकार के प्रति अर्धनग्न होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसके पश्चात यदि सरकार ने आज भी अगर कोई निर्णय नहीं लेता है न्यायोचित मांगों को लेकर, जो 2 सूत्री मांगे हैं इनको नहीं मानती हैं, तो कल हमारा एक प्रांत के आधार पे जो अपना कार्यक्रम बना है, यानी शहर में कर्मचारी संगठन पूरा एक साथ रैली के माध्यम से भीख मांगने भीख मांगेगा, शासन के खिलाफ ये नारेबाजी करते हुए भीख मांगते हुए प्रदर्शन करेगा। वर्षों से लंबित अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 फरवरी से ट्रामा सेंटर परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य संघ के प्रदेश व्यापी हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। हड़ताल के 5वें दिन संविदा स्वास्थ्य संघ के पदाधिकारियों द्वारा धरना स्थल पर संबोधन दिया गया, जिसके बाद संविदा स्वास्थ्य संघ द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने हाथों में तख्ती लिए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही संघ द्वारा हमारी भूल कमल का फूल नामक पर्चों का वितरण किया गया। करेंगे काम करेंगे पूरे दाम और होश प्रशासन होश में आओ होश में आओ और होश प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आके बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको नहीं करो। मनहोश प्रशासन मामा नहीं कसाई है, मामा नहीं कसाई है।
मांगों का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार को विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर वाहवाही लूटने वाली सरकार बताया। हमारा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है और इसके पूर्व भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रदेश स्तर की चर्चा में जो कुछ घोषणाएं की गई थी उन किसी भी घोषणाओं का पालन आज तक नहीं किया गया और इसके बाद 2 सूत्री मांगों को लेकर जो बैठा विशेष रूप से कि हमारे जिन संविदा कर्मियों को मृत विधवा के नाम पर पैसा बचाने के नाम पर उनको निष्कासित किया गया उनको वापसी लेना और दूसरी नियमितीकरण तो संलग्नीकरण हमारे संविदा कर्मियों का 2 मुख्य मांगों को लेकर आप सब बैठे हैं और जिस प्रकार की चर्चा आप सबने की है आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष के कार्यकाल में ये पिछले 4 साल में हम जो देख रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों का सबसे निचले स्तर तक हम जाते हैं तो सबसे छोटी इकाई होती है कोटवार और कोटवार से लेकर पटवारी आरआई तहसीलदार तक शिक्षक हमारे कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हमारा व्यापारी संघ सराफा जो सरकार के खिलाफ आंदोलन न कर रहा हो और सबसे बड़ी बात जो किसान जिसके उत्पादन से प्रदेश की और केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था बनती बजट बनता है वो किसान भी लगातार आंदोलन कर रहा है। मध्य प्रदेश इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन किसानों को कभी नहीं हुआ जो इन 4 वर्षों में हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि राजा शेर को बनाना चाहिए बंदर को कभी नहीं बनाना जो इस बार हुआ। आज भी भाषण दे रहे मोदी जी भाषण दे रहे लगा पटक पटक के और ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो 24 घंटा काम कर रहे हैं भैया हम तो सेवा में लगे हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो शेर का प्रयास करना अलग दिखता है और बंदर का प्रयास करना क्या होता है नीचे एक डगाल से ऊपर दूसरे डगाल से एक डगाल पे एक डगाल से दूसरे डगाल पे 24 घंटा घूम रहा मेहनत तो कर रहा बोलता मैं और क्या करूँ। संविदा स्वास्थ्य संघ द्वारा की जा रही इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष डीपी खरोले ने मांग पूरी न होने पर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र देने एवं विपक्षी पार्टी का दामन थामकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार करने की चेतावनी भी दी है। हमें एक लिखित में हमारे डेलीगेशन को प्रदेश में बुलाया गया और डेलीगेशन को कहा कि आप अपनी हड़ताल वापस ले लो हम हमारी आपकी मांगों पर समर्थन करते हैं और प्रोसीडिंग में लाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से हमारे साथ में यही कहते हुए हमारी हड़ताल समाप्त की गई और धोखा दिया गया तो इसलिए हम लोग बिना आदेश के हड़ताल वापस नहीं लेंगे। आज आपके किस प्रकार का विरोध जताया आपने प्रशासन? आज हमने शासन को ये चेताया कि यदि समय रहते आपने हमें नियमित नहीं किया हम 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में आपको इस सरकार में यानी सत्ता में नहीं आने। अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर डीवी सिंह से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप उपवंशी का कहना है कि ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का शीघ्र सर्वे किया जाना चाहिए। आज ये 15-20 दिन पहले जो जिले में जो ओलावृष्टि हुई है उसके संबंध में आज माननीय कलेक्टर साहब जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जो जिले में ओलावृष्टि हुई और जिससे क्षति हुई है उसको आप ज़मीन स्तर पर सर्वे कराकर यथाशीघ्र सर्वे कराकर किसानों को जल्दी मुआवजा मिले। इसी संबंध में आज हम कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र सर्वे कराकर और जल्दी यानी उस पर कार्रवाई होगी। वहीं संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ के किसानों से काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। हम सारे जिले के अंतर्गत हमारे किसानों से संपर्क है और हम सभी किसानों से कह रहे हैं कि आप लोग जिनके यहाँ कोई नुकसानी हुई है और उनका सर्वे में नाम नहीं आया है तो अन्नदाता किसान संगठन से संपर्क करें और जैसे हमारे पास जानकारी आती है और हम लोग दौड़ा भी करेंगे और दौड़ा करने के बाद में यदि ऐसा लगता है कि यहाँ सर्वे में कोई गलती की गई है तो हम कलेक्टर साहब को सूची भी देंगे और स्वयं खड़े होकर के सर्वे करवाएंगे। आपके ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आगामी 7 तारीख को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को उपस्थित हो रहे हैं, क्या उनके समक्ष भी बात रखी जाएगी? हम लोग पूरी तैयारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भी सुनने में आया कि वो भी आ रहे हैं, हम उनके सामने ये समस्या भी रखेंगे। इसके अलावा किसानों की बहुत सी समस्याएँ हैं
उन समस्याओं को भी हम उनके सामने रखें। इस पूरे मामले पर चर्चा करने पर कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि दल बनाकर सर्वे किया जा रहा है, इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिले में ओलावृष्टि हुई है और अभी हमारे पास जो प्रारंभिक आंकड़े हैं उसके अनुसार बैहर तहसील का गढ़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। करीब 14 गांव ऐसे निकल के आए हैं जहां मसूर, चना और अलसी की फसलों में ज़्यादा नुकसान है। इसके अलावा ज़िले के बाकी तहसीलों में भी कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, लेकिन वहां नुकसानी का परसेंटेज कम है। अभी जो राजस्व विभाग ने अद्यतन निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार जहां प्रति हेक्टेयर 50% से ज़्यादा की नुकसानी है, उसमें अगर सिंचित क्षेत्र है तो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और अगर असिंचित है तो 26,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे की गणना की जाएगी। और 50% से अगर कम नुकसानी है तो राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान जो पुराने हैं वो लागू होंगे। इसके अलावा अगर कोई डेथ हुई है तो उसके वारिस को 4 लाख रुपए देना है। और अगर मकानों में कहीं नुकसान हुआ है, परसवाड़ा तहसील के कुछ गाँव में ऐसी खबर आई है कि वहाँ ओलावृष्टि से कच्चे मकानों में आंशिक नुकसान हुआ है, तो उसका भी प्रकरण बनाने के हमने निर्देश दिए हैं। जो आंशिक नुकसानी का मुआवजा है वो मकान मालिकों को मिलेगा। सर, इनका कहना था कि दालबरा क्षेत्र में कुछ जगह सर्वे में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, सर्वे के मामले में बड़ा स्पष्ट है कि अपने राजस्व के, कृषि के और पंचायत के जो लोग हैं उनका दल बना के सर्वे हो रहा है और ये भी निर्देश दिया गया है कि उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी शामिल करें, सरपंच हों, उप सरपंच हों या दूसरे लोग हों, और जो पंचनामा बनाएं उन पे सबके हस्ताक्षर लिए जाएं। इसके बाद जो सूची तैयार हो उसे ग्राम पंचायत के सूचना पटल पे चस्पा किया जाए। उसके बाद अगर कोई किसान कहता है कि मेरा नाम छूट गया है या किसी का गलत जुड़ गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं की गोपनीय सामग्रियों का वितरण समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय से किया जा रहा है। यह कार्य 22 फरवरी से शुरू हुआ। गुरुवार को जिले के दूरस्थ 72 केंद्रों को गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। शेष 62 केंद्रों को शुक्रवार को ये सामग्री वितरित की गई। इन गोपनीय सामग्रियों को कड़ी सुरक्षा में वाहनों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के निकटतम थाने में रखा जाएगा और रोज परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले ही निकालकर परीक्षा संचालित की जाएगी। इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि लांजी, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा और कटंगी ब्लॉक के परीक्षा केंद्रों को गुरुवार को सामग्रियों का वितरण किया गया। इसी तरह बालाघाट, किरनापुर, वारासिवनी, लालबर्रा और खैरलांजी ब्लॉक के केंद्रों में शुक्रवार को गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। परीक्षा जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री का वितरण हमारे जिले के लिए 2 दिवस निर्धारित थे, 22 फरवरी और 23 फरवरी। कल कुल 72 केंद्रों को गोपनीय सामग्री वितरित की गई। उनमें अधिकांश जो ऐसे केंद्र थे जो दूरस्थ स्थित है, जैसे लांजी ब्लॉक है, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा ब्लॉक और कटंगी ब्लॉक, इन 5 ब्लॉक के जो केंद्र थे और इन ब्लॉक की ओर जाने वाले हमारे रूट पर दूसरे ब्लॉक के भी जो केंद्र आते थे, उन सबको कल सामग्री वितरित की गई है। आज 63 केंद्रों को सामग्री वितरित करना है, जिनमें लोकल के हैं, बालाघाट ब्लॉक है, वारासिवनी ब्लॉक है, लालबर्रा ब्लॉक है, खैरलांजी ब्लॉक है और किरनापुर ब्लॉक के केंद्र हैं। तो इस प्रकार इनको परिवहन की जो व्यवस्था दी गई है उससे ही सामग्री लेकर, पेटियां लेकर सीधे थाने में पहुंचना है और प्रतिदिन निर्धारित प्रश्न पत्र के अनुसार कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र प्रतिदिन निकालना है। कांग्रेस के पंचायती राज संगठन द्वारा युवाओं को उनके हक के बारे में जानकारी देने शुक्रवार को छात्र युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नगर के सुजान धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायती राज संगठन की सदस्य एकता ठाकुर और प्रशिक्षक हेमंत टाले और राष्ट्रीय समन्वयक जितेंद्र कंसारा द्वारा युवाओं को उनके हक के संबंध में जानकारी दी गई। हम आज पंचायती राज संगठन, भारतीय पंचायती राज संगठन, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस की द्वारा हम जो मध्य प्रदेश में दबे कुचले लोग हैं, एक आदिवासी जो लोग हैं जिनको उनके हक, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको दबा कुचला महसूस किया जाता है और दूसरे संगठनों द्वारा उनको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, उनके जो हक है उसका हनन हो रहा है। उससे उनको अवगत कराने के लिए उनको कैसे लड़ाई लड़ना है, कैसे आगे आना है, कैसे उनको अपने हक की जानकारी होना चाहिए। पैसा एक्ट हो गया, मनरेगा हो गया, उसके अलावा उनके बहुत सारे अधिकार हैं जो उनको नहीं पता है और कहीं ना कहीं उससे उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो ये सब जानकारी हम युवाओं को दे रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। आज वो पढ़ाई के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने जो लोग पढ़े नहीं हैं, उनके घर में माता पिता होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, ये किसान परिवेश से आते हैं जो उनको नॉलेज नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इस नॉलेज को गेन करके उसको आगे ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि छात्र और युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना जरूरी है। आज पंचायती राज संगठन की सुश्री एकता ठाकुर और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर बालाघाट जिले के विशेषकर आदिवासी समाज के छात्र और युवाओं का संवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पंचायती राज संगठन काम कर रहा है, मैं इसके राजनीतिक विषय पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा। बालाघाट जिले में 4 किसानों के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, भयानक ओलावृष्टि होती है और जिस तरह से अधिकारों को किसानों तक पहुँचना चाहिए उसकी धरातल की सच्चाई से अवगत कराने यहाँ पर आज हमारे पंचायती राज संगठन की टीम आई है और जिस तरह की सच्चाई से आज रूबरू छात्र और युवा हुए हैं, इस तौर पर ये आने वाले क्रांति का एक शंखनाद है और उसकी शुरुआत यहाँ बालाघाट जिले से हो चुकी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रजक समाज बालाघाट द्वारा संत शिरोमणि गाडगे महाराज की 142वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। यह जयंती कार्यक्रम बूढ़ी में भारत विकलांग स्कूल के सामने आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद बोध सिंह भगत और नगरपालिका उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा कनौजिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन सांसद बोध सिंह भगत द्वारा किया गया। इस जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री भगत ने कहा कि रजक समाज शुरू से ही मेहनतकश रहा है और समाज सेवा में भी अग्रणी रहा है। इसका जो मूल मंत्र है संत गाडगे महाराज ने दिया और इसी के नाम से उनकी प्रसिद्धि है। इन्हीं के सम्मान में सन 2001 में महाराज सरकार ने संत गाडगे महाराज के नाम पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उनके सम्मान में महाराज सरकार के द्वारा अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी रखा गया। साथ ही संत गाडगे बाबा महाराज का जो मिशन है, 12 धर्मशालाएं, 31 कॉलेज एवं स्कूल एवं छात्रावास चलाए जा रहे हैं।
इस तरह से गाडगे महाराज के द्वारा पूरा जीवन समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, स्वच्छता हो, शराबबंदी के लिए उन्होंने काम किया, दहेज प्रथा के लिए उन्होंने उसका विरोध किया, कर्ज लेकर जो लोग अपना फिजूल खर्ची में खर्च करते हैं उसका उन्होंने विरोध किया। इस तरह से पूरा जीवन उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। बोले संत गाडगे महाराज की जय, बोले संत गाडगे महाराज की जय, बोले संत गाडगे महाराज की जय। बोले संत गाडगे महाराज की जय, महाराज की जय, बोले संत गाडगे महाराज की जय। आज यहाँ पर रजक समाज द्वारा सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ और ये समाज शुरू से ही काफ़ी मेहनत का समाज रहा है और पूरी समाज सेवा में सबसे अग्रणी रहा है। इसलिए यहाँ पर सब लोगों की इच्छा हुई कि यहाँ पर एक समाज का भवन चाहिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सारी गतिविधियों का संचालन यहाँ से हो सके और समाज के भी काम में आएगा और ये दूसरे समाज के भी काम में आएगा मंगल भवन। और उसी उद्देश्य से सब ये इसकी आज नींव रखी गई है। उसमें सांसद जी से मैं भी इनको सहयोग करूँगा और उसी कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और निश्चित यहाँ पर भवन अच्छा भवन बनेगा और सभी समाज के लोगों के हित में काम आएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में रजक समाज के जिलाध्यक्ष दिलीप बंसारी ने कहा कि समाज में एकजुटता से ही समाज के लोगों का विकास होगा और संगठन में एकजुटता ऐसे ही कार्यक्रमों से आती है। इस जयंती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रजक समाज के लोग उपस्थित रहे। उसी उपलक्ष्य में 142वीं जयंती संत गाडगे महाराज के मनाने के उद्देश्य से यहाँ पे रखे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के सांसद महोदय बोधसी भगत जी यहाँ उपस्थित थे और हमारे समाज सेवी श्री हरिचंद जी कनौजिया, हमारे समाज की श्रीमती वीणा कनौजिया नगर पालिका उपाध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित थी और यहाँ पर सांसद महोदय से सामाजिक बंदियों ने मांग की और उनके माध्यम से यहाँ पर भूमि पूजन करवाया गया, जिसमें समाज के लिए हमें भवन के लिए सांसद महोदय ने 5 लाख की यहाँ पर घोषणा की। और बाबा जी का जयंती मनाने का उद्देश्य है, जो बाबा जी ने पूर्व में जो सफाई अभियान, शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करना, इस तरह के और धर्मशाला बनाना, इस प्रकार की जानकारी लोगों के बीच जागृत करके समाज को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। असंगठित श्रमिकों को रोजगार व स्वरोजगार संबंधी आवश्यक जानकारियां देने के लिए 24 फरवरी को जबलपुर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। जबलपुर में आयोजित इस सम्मेलन को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जिले के 3000 से अधिक श्रमिकों को जबलपुर के लिए रवाना किया गया।
श्रमिकों को जबलपुर ले जाने के लिए श्रम विभाग बालाघाट द्वारा 60 बसों की व्यवस्था अलग अलग स्थानों में की गई है। शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन और कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा नगरपालिका बालाघाट से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर जबलपुर के लिए रवाना किया गया। असंगठित श्रमिकों के इस सम्मेलन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि जबलपुर में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए बालाघाट विकासखंड से 1000 श्रमिकों को जबलपुर के लिए रवाना किया गया है। वहीं कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि श्रमिकों को सम्मेलन में जाने लाने, उनके ठहरने व भोजन आदि की तमाम व्यवस्थाएं श्रम विभाग व जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। बताएंगे आज आप हरी झंडी दिखाए कितने श्रमिक हैं? क्या है कि जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने असंगठित श्रमिक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और इसीलिए यहाँ से बालाघाट से हमारे नगर पालिका से करीब मतलब 100 श्रमिक गए हैं। अभी यहाँ पर बसें गई हैं, उसके बाद में जनपद से भी बसें जाएगी और वहाँ पर सुबह मतलब कार्यक्रम में सम्मिलित किया माननीय मुख्यमंत्री जी। जिले से टोटल कितने हैं? 3,500 श्रमिक। 3,000। सर बताएंगे आज यहाँ से श्रमिक रवाना हुए हैं। कल जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसमें बालाघाट जिले से भी 60 बसें जा रही हैं, जिसमें 3,000 हमारे श्रमिक हैं। वो शहरी क्षेत्र के भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं। तो सभी जगह से ये हमारी बसें आज रात में रवाना होंगी और कल सुबह 6 बजे तक ये जबलपुर पहुंचेंगी। ये सारे हमारे श्रमिक साथी जो हैं, इनके खाने पीने की और सकुशल जाने की आने की पूरी व्यवस्था श्रम विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है और अलग अलग अधिकारी बसों में अधिकारी लगाए गए हैं जो उनको सुरक्षित ले जाएंगे, कार्यक्रम में पहुंचाएंगे और वापस ले आएंगे। इसी तरीके से हर 12 बस पे एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जो ये देखेगा कि ये सारी बसें समय से वहाँ पहुँच जाएँ और कार्यक्रम समाप्ति के बाद उन बसों की रवानगी समय से हो जाए ताकि 9:30-10 बजे तक लोग सकुशल वापस आ जाएं और उनको नाश्ता कराना, चाय पिलाना। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का समापन 23 फरवरी को किया गया। यह कार्यक्रम विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। स्नेह सम्मेलन के अंतिम दिन छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। सम्मानित श्री विक्रम देशमुख जी और हमारे भी सम्मानित जत्रा ते जगा से
और बेटा एक बात है, हम कपड़े चाहे जैसे पहने, हम चाहे जैसा रहें, लेकिन हमारा कॉलेज एक नंबर होना चाहिए, ये हमारा दृष्टिकोण है। इस कॉलेज को भव्यता की ओर ले जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। और देखो बेटा, हम रोज सीखते हैं, मेरे को कई प्रोफेसर मिलते हैं रोज, कई गुरुजी मिलते हैं, कई डिमॉन्स्ट्रेटर्स मिलते हैं। मैं रोज सीखता हूं काम को। कई आईएएस अधिकारियों के पास जाता हूं, आईपीएस अधिकारियों के पास जाता हूं, एक नई बात मेरे को सीखने मिलती है। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए उल्लास का दिन है, यह हंसी खुशी का दिन है और इसको आनंद से मनाना चाहिए। ये अवसर 5 वर्षों के बाद आया और ये भाग्य भी भगवान ने हमें दिया कि हम जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं। बेटा, आपको देख करके मैं अपने सारे दर्द भूल जाता हूं, सारे दर्द, सारे तनाव मुक्त। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत आनंद में हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आप लोगों की हंसी से एक ऊर्जा लेकर के फिर जाऊंगा, फिर क्षेत्र में काम करूंगा। हम सब मिलके इस वाराणसी का विकास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बहन जी ने जो बात कही है उसके लिए हम बैठेंगे और जो हम इस कॉलेज के लिए वो चाहती हैं वो सब करेंगे। धन्यवाद। आप सबका स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। विशेष तौर से यानी डॉक्टर साहब की मेहनत से वो इतना अच्छा लग रहा था। मैं अभय सेठिया जी को बताया कि हमको हमारे लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होगी। इसके लिए भी डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार ताली हो जाए उनके स्वागत के लिए, और इसलिए भी हो जाए जो अभी मैडम ने उनसे कुछ मांग रखी है, कुछ वो मेरे ख्याल पार्किंग की व्यवस्था या कैंटीन की व्यवस्था, ये कुछ मांग उन्होंने रखी और जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं समझता हूँ कि उस मांग को, और मैं जिले का अध्यक्ष होने के नाते भी डॉक्टर साहब से विशेष तौर से कहूँगा कि हम विद्यार्थियों के लिए हमसे जितना बने उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर जितनी आवश्यकता होगी वो पूरा का पूरा वो आपका ये मांग मानेंगे, इसका मुझे भी विश्वास पूरा है। आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और बड़े संस्कारित ढंग से यहाँ पर जैसे आप अनुशासन बंद तरीके से बैठे हैं, शायद विद्यार्थी परिषद का भी एक प्रभाव है। क्योंकि अभी मैं जब अंदर प्रवेश कर रहा था तो थोड़ा सा दूर पर मुझे किसी ने कहा, अरे साहब वहाँ तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि हमने भी बहुत काले झंडे दिखाए, बहुत सालों तक हम काले झंडे तो दिखा के आगे बढ़े हैं। अब उनका समय है, पहले हम दिखाते थे, अब उनका समय है काले झंडे। जितने वर्ष हमने काले झंडे दिखाए, अब कुछ उनको भी दिखाना चाहिए। उन बंधुओं को अभी हम अभिवादन करते हैं, क्योंकि काले झंडे भी एक अच्छा स्वागत हुआ करता है। मुझे एक बार याद आता है, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, तो रेंगाटोला में वहाँ पर कचरा हमारे पूरे नगर का वहाँ जाकर के फेंकते हैं लोग। उनकी इधर इसने सम्मेलन का बहिष्कार करते हुए एनएसयूआई पदाधिकारी पिछले 3 दिनों से कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका धरना प्रदर्शन भी शुक्रवार को समाप्त हो गया। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कॉलेज में आए अतिथियों को काले झंडे दिखाए, बीजेपी कॉलेज प्रशासन और एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं एबीवीपी के फ्लैक्स को भी फाड़ दिया गया।
रहे हैं, कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बताइए। पुलिस प्रशासन का डर बता के वो लोग हमारे ऊपर दमन पुलिस करना प्रशासन चाहते हैं, तो का ये तो आपका डर बता करके हमको हमारी आवाज़ें दबाई जा रही है। पुलिस ने क्या कर दिया है नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया है। अगर हमारा जो विरोध है करवाना चाहे शांतिपूर्ण है, हमारा शांतिपूर्ण विरोध है। हम अपने हमारे कॉलेज सभी बच्चे लोग कांग्रेस बीजेपी NSY और नारेबाजी कांग्रेस सभी को लेकर चाहिए। नहीं होता है कॉलेज के अंदर, परिसर के बाहर होता है सर। जैसे वो बाउंड्री वॉल से बाहर आ गए तो वो NSY और ABVP का हो जाता है। यदि आपको लग रहा है कॉलेज का स्टाफ या प्रिंसिपल भेदभाव कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आप लोग उसकी ऊपर जो अथॉरिटी उसको तो करेंगे, पर विरोध नहीं करेंगे सर। ये क्या बात है सर कि अगर वो बोले विरोध आवश्यक है, विरोध नहीं करो, आप घर चले जाओ, आप उसके लिए स्वतंत्र हो। बिल्कुल। और इसके बारे में आज SSP को, ये तो खैर SSP कॉलेज नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी महाविद्यालय इसका नामांकन किया गया है 3 दिन से। ये विरोध है कि कुछ दिनों पहले छात्र संघ चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 50% NSY की भागीदारी थी, 50% ABVP की थी, बराबर थे, और सह सचिव हमारी थी। जब इन्होंने ये छात्र संघ का प्रोग्राम है तो इन्होंने मीटिंग में NSY के किसी भी पदाधिकारी को बुलाया नहीं गया और गुप्त रूप से मीटिंग कर दी गई। तो उस कार्यक्रम के लिए हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं और काले झंडे दिखा। महाविद्यालय में जो विगत कुछ दिनों से भगवाकरण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, छात्र संघ चुनाव में NSY और ABVP के सभी के पदाधिकारी गण हैं, फिर भी उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए पूरा बीजेपीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय के नियम अनुसार किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाना वर्जित है, उसके बावजूद भी कैंपस कॉलेज परिषद के अंदर में ABVP का फ्लेक्स लगा हुआ है, जिसका NSY विरोध करती है। आज बालाघाट जिले में वाराणसी ही नहीं, बालाघाट में भी सब जगह बीजेपीकरण का प्रयास किया जा रहा है। सत्ताधारी लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन उनको भरपूर सहयोग कर रहा है। आज NSY ने इनको काले झंडे दिखाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप लोग जितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, छात्र संघ NSY के द्वारा आप लोगों का लगातार विरोध करते दिया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग ने वहीं ABVP के विभाग संयोजक हरीश गुप्ता ने NSY की कार्यप्रणाली की आलोचना की। सर, ये जो महाविद्यालय SSP महाविद्यालय में हो रहा है, महाविद्यालय छात्र संघ के द्वारा जो विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो चुनाव हुए थे उसमें जीते थे, उनके द्वारा जिसने सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। NSY बेवजह बिना छात्र संघ में उनमें हारने के बावजूद भी वो अपने अतिथियों के लिए ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपके पोस्टर फटे, इस पर क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं आज जो धरना प्रदर्शन में बैठी है NSY, उसमें कॉलेज का एक भी स्टूडेंट नहीं है, उन्हें बाहर से छात्रों को लाया है। कॉलेज में पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट नहीं है और उन्होंने ज़बरदस्ती कॉलेज में घुसकर परिसर के अंदर विद्यार्थी परिषद का फ्लैक्स और विवेकानंद जी का फ्लैक्स जो फाड़े हैं, इसके लिए हम उन लोग पर कानूनी कार्रवाई करने का पूरा सोचने के लिए तैयार बैठे। खैलांजी क्षेत्र के ग्राम सावरी में BSP का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। BSP नेता देवदत्त सोनी, राजकुमार नगपुरे सहित अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में बताते हुए दिशा निर्देश दिए गए। सम्मेलन के बाद नदी बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत चंदन नदी की परिक्रमा के लिए पदयात्रा शुरू की गई। इस देश के अंदर बनाएंगे और हमें पूरा भरोसा है। आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोग काफी तादाद में यहाँ पर संगठन के रूप में, समीक्षा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। ज्यादा भाषणबाजी करने का समय नहीं है, क्योंकि हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ा आदमी बड़ा हो रहा है, इसके विरुद्ध आज ये पद यात्रा आप लोगों ने शुरू किया है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें सफल हो। ज्यादा बात न करके अजय इस सेक्टर के लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सेक्टर नंबर 6 12 खड़े हो जाओ ना, महारानी अवंतीबाई अमर रहे, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। क्या पाए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय देवदत्त सोनी जी, जोन प्रभारी रीवा, इनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। पुष्पहार से मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। इस देश को भावना के द्वारा ही जीता जा सकता है, इसलिए भावनात्मक बातें करके और देश की जनता को अपने तरफ करके बोले अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए हैं, लेकिन जनता के नहीं आए,
जिनकी सरकार बनी है उनके बस अच्छे दिन आए हैं, बाकी पूरी जनता के बुरे दिन आ गए। इसलिए उन बुरे दिन से अगर आपको उभरना है, उन खराब दिनों से आपको उभरना है, तो अच्छे दिन जब आएंगे जब जनता की सरकार बनेगी और जनता के लोगों के द्वारा, और खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, जो ये सदियों से उपेक्षित और सताए हुए वर्ग है, इसके लिए इस देश में अगर कोई भी दल है तो मेरे हिसाब से वर्तमान में माननीय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से चलने वाला बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस देश के अंदर कोई दल नहीं है। और जब तक बाबा साहब की विचारधारा की पार्टी इस देश में सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तब तो हमारी ऐसी समस्याएं बनी रहेगी। लोग मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा भले करने लगे हों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अगर इतना मानने वाले होते, इतने दिन कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार बनी, बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी जाती। आज भारत में जो अंतिम सौरी में रखा गया है और इसमें जो संगठन के पदाधिकारी है उनको, जो हमारे देवदत्त सोनी जी प्रभारी आए भोपाल से, वो अपने बारे में उनको समझाएंगे कि क्षेत्र में कैसा काम करना है। और साथ साथ में आज पदयात्रा कार्यक्रम है जो चंदन नदी बचाओ जल बचाओ अभियान के अंतर्गत ये यात्रा हो रही है। ये आखिरी छोर सावरी टोला से रबरवा पहाड़ी तक ये यात्रा होगी और इसमें लगभग 45 सभाएँ होगी। और साथ साथ में लोगों को समझाएगा कि इस पद यात्रा का महत्व क्या है। चूँकि सावरी से लेकर रबरवा तक ये 60 किलोमीटर का रूट पड़ता है नदी का। इसमें करीब करीब 12 स्टाफ डैम बनेंगे, जो स्टाफ डैम हमारे 5 किलोमीटर होंगे और इससे किसानों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। बदलाव ऐसा आएगा कि अगर स्टाफ डैम बनता है तो नदी से 5 किलोमीटर दूर तक पानी स्टोर होगा, उससे कुएं का, नालों का, तालाब का जलस्तर बढ़ेगा और उससे लोगों के जीवन में जो खरीफ और रबी की फसल जो लगेगी उससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि 70 सालों में देखा गया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज तक, उसके नेताओं ने आज तक इस ओर कभी नहीं सोचा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस ओर सोच रही है और ये पद यात्रा लेकर आज से शुरू होगी और लगभग 26 तारीख को खत्म होगी और 27 तारीख इसका हमारा समापन होगा। उसमें मुख्य मांगे क्या रहेगी आपकी यात्रा में? यात्रा में हमारी पहली मांगे कि स्टाफ डैम का निर्माण हो और दोनों छोर, सावरी से लेकर रबरवा दोनों छोर पर नदी के किनारे उसमें बिजली की व्यवस्था हो, जो किसानों से बिजली मतलब आराम से। ग्राम में सावरी ग्राम में समीक्षा की जा रही है और इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस विधानसभा के संगठन के माध्यम से समीक्षा होगी और उसके बाद में चंदन नदी के जो परिक्रमा का कार्यक्रम रखा गया है, लोगों की समस्या के लिए, जो लोगों को पानी नहीं मिलते, किसान परेशान है, इन सारी समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर लोगों की समस्या से अवगत होकर लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किसानों की समस्या को उठाकर निश्चित रूप से अपने विधायकों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उन सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये पहल बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीआरएम अमित अग्रवाल ने बालाघाट समनापुर स्टेशन का किया निरीक्षण, निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा। समनापुर तक ट्रेन चलाए जाने को लेकर रेलवे कर रहा मंत्रालय के आदेश का इंतजार। सहकारी कर्मचारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की दी चेतावनी। असंगठित श्रमिकों के सम्मेलन में शामिल होने 3000 से अधिक श्रमिक जबलपुर रवाना, शनिवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन में होंगे शामिल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 5वें दिन भी जारी रही हड़ताल, मांग पूरी न होने पर दी सामूहिक त्यागपत्र की चेतावनी। रजक समाज ने समारोह पूर्वक मनाई गाड़गे महाराज की जयंती, सांसद के हस्ते हुआ समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में स्नेह सम्मेलन का समापन और बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्रियों के वितरण का कार्य पूरा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।